चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग कल कहाँ पर थे? अच्छा, वो अम्लीयता वाले सवाल किए थे ना। एक नोट पॉइंट लिख लीजिए आप लोग। कि कौन से समूह ऐसे जो इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करते हैं और कौन से समूह ऐसे जो इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण करते हैं। तो ये भी लिख लीजिए, जरूरी है लिखना। इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह में आता है आपका NO2, Cl, Bri, COOH, CHO। ये समूह इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह देखें आप, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह ये क्या होते हैं? ये एल्काइल ग्रुप है और एल्कॉक्सी ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षण करते हैं, यानी अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ भेजने का कार्य करते हैं। ये नोट कर लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन लिखिए, फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल क्यों कहा जाता है? फिनॉल को हम कार्बोलिक अम्ल क्यों कहते हैं? इस पर डिस्कस किया जाए। कार्बोलिक एसिड, ये नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन लिखिए। फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल क्यों कहा जाता है? लिख लिया क्वेश्चन? फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल क्यों कहा जाता है? देखिए, जो कार्बोलिक शब्द है वो दो शब्दों के मिलने से बना है, कार्बो और प्लस ओलियम, जिनमें से कार्बो का अर्थ है कोल, कोलतार होता है ना, कार्बो का अर्थ कोल है और ओलियम का अर्थ है ऑयल। यानी दोनों को मिलाकर के क्या अर्थ हो गया? कोल तार का तेल। क्या अर्थ हो गया? कोल तार का तेल, यही तो मतलब हो गया। इसे कोल तार का तेल क्यों कहते हैं? यानी फिनॉल क्या है? फिनॉल कोल तार का तेल है। ये जो मीनिंग्स निकल के आए उसके आधार पर। अब कोल तार का तेल फिनॉल को क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो फिनॉल है उसे कोल तार के मध्य प्रभाज से प्राप्त किया जाता है। कोल तार का जब हम आसवन करते हैं तो वहां पर इसका मध्य प्रभाज मिलता है। कई प्रभाज प्राप्त होते हैं, उनमें से एक मध्य प्रभाज होता है। तो मध्य प्रभाज के रूप में हमें क्या मिलता है? फिनॉल मिलता है। यानी कोल तार का हमने आसवन किया तो आसवन पर हमें मध्य प्रभाज के रूप में क्या मिला? फिनॉल मिला। तो फिनॉल क्या हो गया? कोल तार से निकला हुआ मध्य प्रभाज, यानी एक प्रकार का क्या है? तेल ही तो है ये, कोल तार से निकला हुआ। ठीक है ना? जैसे मधुमक्खी के छत्ते को दबाइए तो उसमें से शहद निकलता है, सेम इसी तरह से अब कोल तार को दबाने से नहीं निकलेगा फिनॉल, लेकिन उसका जब हम डिस्टिलेशन करेंगे, उसका आसवन करेंगे, तो जो मध्य प्रभाज होगा तो वहां से हमें क्या मिलेगा? फिनॉल मिलेगा। ठीक है? तो एक तरह से फिनॉल क्या है? कोल तार का तेल ही कहा जा सकता है।
ठीक, इसीलिए इसको हम कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। अच्छा प्रश्न है ये, और ये जानकारी के तौर पर भी अच्छी जानकारी है, हर किसी को पता होनी चाहिए। तो आपने क्वेश्चन लिख लिया, लिख लो इसका उत्तर। देखो, फिनॉल को कार्बोलिक अम्ल कहा जाता है, क्यों या क्यों कहा जाता है, जो भी है आपने लिख ही लिया होगा। अब लिखो उत्तर। चूंकि फिनॉल को कोलतार के मध्य प्रभाज से प्राप्त किया जाता है, इसीलिए इसे कार्बोलिक अम्ल कहा जाता है। इसीलिए इसे कार्बोलिक अम्ल कहा जाता है, क्योंकि, अब अंग्रेजी में लिखना, ठीक, कार्बोलिक शब्द की उत्पत्ति, क्योंकि कार्बोलिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द कार्बो तथा ओलियम से हुई है। जिनमें से कार्बो का अर्थ है कोल, ये सारे वर्ड्स अंग्रेजी में लिखिए। जिनमें से कार्बो का अर्थ है कोल, तथा ओलियम का अर्थ है ऑयल, तथा ओलियम का अर्थ है ऑयल। अगला प्रश्न लिखिए, डाई एथिल ईथर, इस प्रकार से फिनॉल पार्ट हम लोग का फिनॉल जो इसमें जो फिनॉल हिस्सा है भाग वो समाप्त होता है। अब ईथर बचा है, अल्कोहल पढ़ा हम लोगों ने, फिर फिनॉल पढ़ा, अब ईथर बचा है, उसको पढ़ लेते हैं। लिखिए, डाई एथिल ईथर बनाने की किन्हीं दो विधियों के, डाई एथिल ईथर बनाने की किन्हीं दो विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए। तथा इसके गुण व उपयोग बताइए। हेडिंग डालिए बनाने की विधियां, हेडिंग डालिए बनाने की विधियां। बनाने की विधियां, इसमें नंबर 1 लिखिए, विलियमसन संश्लेषण विधि। विलियमसन संश्लेषण विधि
देखिए इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में क्या करते हैं, अभी नहीं उतारिएगा, लिखना रहेगा आप लोगों के लिए, इसमें फिर रिएक्शन उतारी जाएगी। इस विधि में C2H5ONA, ये कौन है, सोडियम, ये एथिल है, ऑक्सीजन आ गया तो एथॉक्साइड हो गया, और ये सोडियम, तो नाम क्या हो गया इसका, सोडियम एथॉक्साइड। इसकी क्रिया किससे कराई जाती है, एथिल आयोडाइड से कराई जाती है, C2H5I से कराई जाती है, जो कि कौन है, एथिल आयोडाइड। क्या होता है, यहां से NaI निकल जाता है और हमें क्या मिलता है, C2H5O C2H5 प्लस NaI, तो हमें मिलता है C2H5O C2H5 प्लस NaI, अर्थात हमें क्या मिलता है, डाई एथिल ईथर। एक विधि तो ये, अभी उतारनी कुछ नहीं है क्योंकि इन सब में थोड़ा थोड़ा लिखा जाएगा, तब रिएक्शन उतारिएगा। दूसरा देखिए, अविरत ईथरीकरण विधि। इस विधि के द्वारा हम प्रयोगशाला और औद्योगिक दोनों ही स्तर पर डाईएथिल ईथर बना सकते हैं। इसीलिए ये प्रयोगशाला में भी ये विधि काम आती है और औद्योगिक स्तर पर भी इस विधि का उपयोग है। इसे अविरत ईथरीकरण विधि क्यों कहते हैं, बहुत बताते हैं अभी। इसकी रिएक्शंस आप लोग पढ़ चुके हो। इसमें क्या किया जाता है, C2H5OH एथिल अल्कोहल की क्रिया कराई जाती है HHSO4 यानी सांद्र H2SO4 से। एक ऐसा है सांद्र, यहां से HOH निकल जाता है H2O 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। आपको क्या मिलता है, C2H5HSO4 C2H5HSO4 प्लस H2O यानी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिलता है। बताइए फिर क्या होता है इसमें, ये जो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट मिलता है C2H5HSO4, ये किससे रिएक्शन करता है, पुनः एथिल अल्कोहल के अगले मॉलिक्यूल से। कितने टेम्परेचर पर रिएक्शन होती है ये, 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्या होता है, यहां से H2SO4 निकल जाता है, HHH2SO4, तो HHH2SO4 निकल जाता है और C2H5O C2H5 मिलता है, C2H5O C2H5 मिलता है प्लस H2SO4 अलग हो जाता है। ओके, और इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त होता है, डाई एथिल ईथर मिलता है। तुम उठो क्लास से, उठो, नहीं अपना बैग उठा, बैग उठा, बैग उठा, बैग उठाओ। अब सवाल है यहां पर, इस विधि को हम अविरत ईथरीकरण विधि क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं। अविरत का मतलब होता है निरंतर, लगातार। ईथरीकरण का मतलब ईथर बनता रहे, तो इस विधि द्वारा हम लगातार ईथर बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं, क्योंकि सांद्र H2SO4 जो लिया जा रहा है वो रिएक्शन में फिर से बन जा रहा है। तो आपको इस मिश्रण में एथिल अल्कोहल और H2SO4 के गर्म मिश्रण में क्या करना है, आपको क्या करना है, एथिल अल्कोहल और H2SO4 के गर्म मिश्रण में आपको एथिल अल्कोहल मिलाते रहना है।
एथिल अल्कोहल मिलाते रहिए, एथिल अल्कोहल की कमी ना हो पाए। अगर आप एथिल अल्कोहल को आधिक्य में लेते हैं, आधिक्य का मतलब एक्सेस में, अधिक मात्रा में, तो इस विधि के द्वारा डाई एथिल ईथर का निर्माण लगातार किया जा सकता है। लगातार ईथर बनता रहेगा, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 साल, 2 साल, 5 साल, कितने भी टाइम तक बना सकते हो आप ईथर लगातार, बस एथिल अल्कोहल उपलब्ध कराते रहिए। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, एथिल अल्कोहल उपलब्ध कराते रहते हैं, तो इस रिएक्शन के द्वारा लगातार ईथर का निर्माण किया जा सकता है। इसीलिए इसे हम अविरत ईथरीकरण विधि कहते हैं। तो अब थोड़ा थोड़ा इनमें लिखेंगे हम लोग, फिर रिएक्शन उतारिएगा। नंबर 1 हेडिंग डाली विलियमसन संश्लेषण विधि है, इसमें लिखो थोड़ा सा। इस विधि में डाई एथिल ईथर बनाने के लिए सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया एथिल आयोडाइड से कराई जाती है। सोडियम एथॉक्साइड की क्रिया एथिल आयोडाइड से कराई जाती है। अब क्रिया उतारिए और अगली हेडिंग डालिए। अब क्रिया उतारिए, अगली हेडिंग डालिए। कोई भी बच्चा मुझे अगर बात करते दिख गया दूसरे से तो सीधे बाहर होगा। बहुत समझा लिया, बहुत डांट लिया। और एक ये लड़का कौन है, काली शर्ट वाला? ये तुम डेली यहीं पर बैठते हो ना? इसे उठाओ यहां से, उठो यहां से, यहां बैठो आकर, यहां बैठो आकर। ये हेडिंग डाल लिया आप लोगों ने, लिखो इसमें एथिल अल्कोहल के आधिक्य को सांद्र H2SO4 के साथ एक 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। अब क्रिया उतारो।
रिएक्शंस नोट करिए। रिएक्शंस नोट कर ली? लिखो, नई लाइन से लिखो। लिखिए, इस विधि को अविरत ईथरीकरण विधि कहा जाता है। इस विधि को अविरत ईथरीकरण विधि कहा जाता है। क्योंकि इस विधि द्वारा एथिल अल्कोहल व सल्फ्यूरिक अम्ल के गर्म मिश्रण में एथिल अल्कोहल व सल्फ्यूरिक अम्ल के गर्म मिश्रण में एथिल अल्कोहल लगातार डालकर ईथर लगातार प्राप्त किया जा सकता है। ईथर लगातार प्राप्त किया जा सकता है। ये सवाल पूछा जा चुका है कि इस विधि को अविरत ईथरीकरण विधि क्यों कहते हैं। अब अगली हेडिंग डालो, नंबर 3, औद्योगिक निर्माण। नंबर 3, औद्योगिक निर्माण। हालांकि अविरत ईथरीकरण विधि भी औद्योगिक निर्माण के लिए उपयोग की जाती है, लेकिन कुछ और विधियां भी हैं जिनसे हम औद्योगिक स्तर पर डाई एथिल ईथर को बना सकते हैं। जैसे कि देखा जाए, अगर हम एल्यूमिना यानी Al2O3 पर एथिल अल्कोहल की वाष्प को प्रवाहित करें, गर्म Al2O3 पर Al2O3 टेम्परेचर 240 से 260 डिग्री सेंटीग्रेड ले लें और यहां से HOH H2O निकल जाए तो हमें क्या मिलेगा? C2H5O C2H5 और प्लस H2O, तो हमें डाई एथिल ईथर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें डाई एथिल ईथर मिल जाएगा। या फिर इसके स्थान पर हम क्या यूज कर सकते हैं? इसके स्थान पर हम यूज कर सकते हैं एल्यूमिनियम फास्फेट AlPO4, लेकिन तब टेम्परेचर 350 डिग्री सेंटीग्रेड लेना पड़ेगा। ठीक है, दोनों के द्वारा ये सेम रहेगा और इधर भी सब सेम रहेगा, केवल ये चेंज होगा। ठीक है, तो ये दोनों क्रियाएं आप नोट कर लोगे। यहाँ पर ये तीर चेंज होगा, इससे पहले ये सब यही ऐसे ही रहेगा, ये भी ऐसे ही रहेगा, सेम रिएक्शन होगी, केवल उत्प्रेरक बदलेगा। Al2O3 की उपस्थिति में ये क्रिया 240 से 260 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगी, और अगर आप AlPO4 लेंगे तो ये क्रिया 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो जाएगी। क्या कर रहे हो तुम दोनों? क्या कर रहे हो? बता क्या कर रहा है? तू भी कम शैतान थोड़ी है। गुरुजी ने मेरी कॉपी है, क्यों ली? तू अपना पढ़ो, अपना पढ़े। यहां पढ़ाने कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, मुझसे पूछो। तो ये हमारी तीसरी विधि है। इस विधि के द्वारा औद्योगिक स्तर पर
औद्योगिक निर्माण लिख लीजिए, चाहे औद्योगिक विधि लिख लीजिए, एक ही बात होती है। तो औद्योगिक स्तर पर हम इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है, एक और विधि है जिसके द्वारा, चौथी विधि, उसको भी डिस्कस कर लिया, या पहले इसको लिख लो? पहले इसको लिख लो, फिर चौथी विधि भी कराते हैं। लिखिए इसके बारे में। औद्योगिक स्तर पर डाई एथिल ईथर को एथिल अल्कोहल की वाष्प को उच्च दाब पर गर्म एल्यूमिना या एल्यूमिनियम फास्फेट पर प्रवाहित करके बनाया जाता है, प्रवाहित करके बनाया जाता है। दोनों अभिक्रियाएं नोट कर लीजिए। एक अभिक्रिया नहीं है, दो अभिक्रियाएं हैं, दोनों नोट करिए अलग अलग। और चौथी विधि है एथिल आयोडाइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करके, एथिल आयोडाइड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करके भी हम बना सकते हैं। 2 मॉलिक्यूल्स ले लीजिए, C2H5I के प्लस Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड है ये। क्या होगा? C2H5, 2 C2H5 और एक O, क्या मिल जाएगा हमारे? 2 C2H5 और एक O, तो हमें क्या मिलेगा? डाई एथिल ईथर, और प्लस क्या बचेगा? 2 Ag बचेगा और 2 I बचेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा? 2 AgI, सिल्वर आयोडाइड। तो इसको भी नोट कर लीजिए, इसमें लिखने की कुछ जरूरत नहीं है, नोट कर लीजिए। और आज उस बैच में भी इतना ही हुआ है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले क्लास में। दैट्स ऑल, आज इतना ही पढ़ाएंगे।